प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं के गणित विषय के तीसरे चैप्टर का हम विगत कई सत्रों से अध्ययन कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप ढेर सारा अभ्यास कार्य घर पे भी कर रहे होंगे। लास्ट सेशन में हमने एक एक्सरसाइज की, उस पर एक से अधिक हमने सत्र लिए क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज थी। एक लास्ट जो उसका प्रॉब्लम है वो इसलिए आपके एक्सरसाइज के लिए छोड़ दिया है कि उसमें वर्बल प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं उनको आपको उसी मेथड से हल करना है जैसे कि हम पिछले प्रॉब्लम्स को करते आए हैं, जो बीजगणित विधि पर आधारित प्रश्नावली थी। आज एक नए टॉपिक के साथ, इस चैप्टर के अंतर्गत एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हैं। टॉपिक है, बोर्ड पे लिख दिया गया है, दो चरों के रैखिक समीकरणों में बदले जा सकने वाले समीकरण, यानी ऐसे समीकरण जो रैखिक नहीं है, दे आर नॉट लीनियर बट दे आर रिड्यूसिबल टू लीनियर। आप कुछ उसमें ऐसा सब्स्टिट्यूशन करके उसको लीनियर इक्वेशंस में उनको बदल सकते हैं और तब आप किसी एक अपनी पसंदीदा विधि से उनको हल कर सकते हैं। कई बार मैंने आपको बार बार कहा है कि कई बार एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाता है तो विधि का उल्लेख कर दिया जाता है, तब आपके हाथ बच जाते हैं, आपको फिर वो प्रश्न उसी विधि से हल करना होता है। किंतु कई बार विधि का कोई उल्लेख नहीं होता। तो जो चार विधियां आपने सीखी हैं, यदि हम ग्राफिकल को छोड़ भी दें तो बाकी तीन बीजगणितीय विधियां, जिसमें प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मेथड यानी जिसको विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि कहते हैं, उसमें से आप अपनी पसंदीदा विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, अब हम बात करेंगे कि ये इक्वेशन जैसे मैंने उदाहरण के लिए आपके सामने लिखी तो ये खुद लीनियर नहीं है। ये लीनियर नहीं है का मतलब क्या है? लीनियर कौन सी इक्वेशन होती है? जिस समीकरण के प्रत्येक पद की घात 1 हो, यानी x की पावर 1 हो, y की पावर 1 हो, दोनों इक्वेशंस में, क्योंकि युग्म की बात यहां हो रही है। तो समीकरण युग्म में अगर प्रत्येक पद की घात, चाहे वो xy में है, चाहे ab में है, चाहे t में है, rs में है, किसी में भी है, अगर हर पद की घात 1 है तब वो क्या है? लीनियर इक्वेशन है। यहां पर आपको थोड़ा सा इस बात पर भी विभेदन करना होगा कि कई बार स्मॉल a स्मॉल b में, कैपिटल A कैपिटल B में भी लीनियर इक्वेशन दी हुई रहती है। ऐसी दशा में आप ABCD टाइप की राशियों को भी क्या मान लेते हैं? उनको भी फिर वेरिएबल मान लेते हैं। तो ये प्रश्न का स्वरूप आपका इतना सेंस बन जाता है कि कहां पर कौन चर राशि है और कौन अचर राशि है, कौन कोफिशिएंट का काम कर रहा है और कौन चर राशि का काम कर रहा है। इस बारे में हम बार बार आपके सामने हर प्रश्न में कुछ ना कुछ आपको हिंट देते रहते हैं और करते करते आप खुद अभ्यस्त हो जाते हैं कि आप ये पहचानने लगते हैं कि दिए गए समीकरण में कौन सी चर राशि है और कौन सी अचर राशि है, अर्थात कौन गुणांक का काम कर रहा है। तो जब हम इन दो समीकरणों पे ध्यान देते हैं जो मैंने आपके सामने लिखा है, तो यहां पर x माइनस 1 की पावर -1 है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, घातांक नियम का प्रयोग करूं और फिर x माइनस 1 की पावर -1, उसको तो आप इस स्तर पे खोल भी नहीं पाएंगे, उसका एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है बहुत बड़ा। तो मेरा कहने का आशय यह है कि यह भी रैखिक समीकरण नहीं है और यह भी रैखिक समीकरण नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आप चतुराई करें, थोड़ा सा आप होशियार बने और एक या दो सब्स्टिट्यूशन की मदद से हम इस प्रकार की समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदलने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि यहां हर में x माइनस 1 आ रहा है, यहां भी x माइनस 1 आ रहा है। इस दूसरे पदों में यहां y माइनस 2 है तो यहां भी y माइनस 2 है। तो क्यों ना हम इन समीकरणों को 1 2 मानते हुए एक छोटा सा प्रतिस्थापन कर दें, पुट सब्स्टिट्यूशन कर दें। 1/x माइनस 1 को मान लो मैं p मान लूं और 1/y माइनस 2 को मान लीजिए मैं q मान लेता हूं। तो निश्चित रूप से फिर ये समीकरण p और q में हमको रैखिक नजर आएगी। कैसे? अब इसको मैं तीसरे नंबर की इक्वेशन कह देता हूं, इसको चौथे नंबर की इक्वेशन कह देता हूं। तो आप इसमें लैंग्वेज भी महत्वपूर्ण है, ये भी लिखते हैं, समीकरण 3 व 4 का प्रयोग किसमें करने पर? 1 और 2 में करने पर। इन दो समीकरणों का आप यूज कीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 5 गुणा गया, इसको 5/x माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा गया 1/x माइनस 1, 5 गुणा गया 1/x माइनस 1, अर्थात 5p कहा जा सकता है, राइट। इसी तरह से इसको 1/, ये तो आप देख ही रहे हैं कि ये q हो गया, तो 5p + q = 2। इसी तरह से इसको 6 × x माइनस 1 कहा जा सकता है, यानी कि ये 6p का काम करेगा। और इसको -3
इंटू 1/y-2 कह सकते हैं, यानी कि ये -3q का काम आपके सामने करेगा। तो 6p-3q, ये 2 तो 2 रहेगा और 1 भी 1 रहेगा। इस तरह से आपके पास इसको 5वीं समीकरण कह दीजिए, इसको 6वीं समीकरण कह दीजिए। अब ये जो नया युग्म प्राप्त हुआ है प्रतिस्थापन की सहायता से, ये निश्चित रूप से रैखिक है। p की घात 1, q की घात 1, p की घात 1, q की घात 1। अब इसको आप किसी भी चहेती विधि से हल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं इस समीकरण को 3 से गुणा कर दूं प्यारे बच्चों, तो तब क्या आता है, समीकरण 5 को हमने किससे गुणा किया, 3 से गुणन करने पर, और गुणन करने पर और उसको जोड़ दीजिए आप 6वीं समीकरण में। आप इसको लैंग्वेज में लिखेंगे गुणन करने पर तथा उसे समीकरण 6 में जोड़ने पर, यानी इक्वेशन 6 में उसको ऐड कर देना है 3 से गुणा करने के बाद। तो देखिए 3 पंजा 15p और 3 गुणा गया q करेंगे तो क्या आएगा, +3q और 3 दूना ये हो गया 6। और इसी तरह से ये इक्वेशन हूबहू लिख दी, 6p-3q बराबर 1। अब आपने देखा कि दोनों के गुणांक 3 और ऋण 3 हो गए। इनको जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, यदि हम इनको जोड़ते हैं तो 3q से 3q कट गया, तो 15 और 6, चलिए मैं इस जगह लिख दूं, 15 6 क्या हो गया 21 p बराबर 6 और 1 7। तो p बराबर आपके पास कितना आ गया, 7/21, p बराबर 7/21। और इसमें थोड़ा सा मैं 7 से विभाज्य करूं क्योंकि 7 के दोनों फैक्टर हैं, 7 एकम 7, 7 तियां 21। तो p का मान 1/3 हमको प्राप्त होता है। इसी तरह से अब मैं q का मान निकालने के लिए क्या कर सकता हूं, p बराबर 1/3 समीकरण 5 में रखने पर, p बराबर 1/3 किसमें रखना है, समीकरण p बराबर 1/3 समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर रखिए तो आपको क्या मिलता है, 5p यानी 5 × 1/3, p का मान 1/3 था, प्लस q बराबर ये हमारा 2 के बराबर आ गया। ये तो राइट साइड 2 है इसकी, तो 5p प्लस q, तो q का मान 5 एकम 5 यानी ये आ गया 5/3 प्लस q बराबर 2, तो q बराबर हो गया 2 ऋण 5/3, 2 ऋण 5/3। अब 2 ऋण 5/3 को कैसे हल करेंगे, आप 3 एलसीएम ले लीजिए, तो 3 दूना 6 माइनस 5, तो आप देखिएगा कि q का मान भी हमारे पास क्या आ गया, q का मान 6 में से 5 कम करो रहा 1, तो ये 1/3 आ गया। तो p का मान भी 1/3 और q का मान भी 1/3। आप इसको जरा सा जांच करने के लिए देख सकते हैं कि क्या आपके p और q के मान सही आए हैं। जैसे 5 गुणा गया, हमने p की जगह 1/3 लिखा है ना, प्लस q की जगह 1/3 लिखा, देखते हैं क्या ये 2 आता है, तो ये 5/3 प्लस 1/3 यानी 6/3, 6/3 यानी 2, यानी p और q के मान जो आपके आए हैं वो ठीक आए हैं। ऐसा आप बीच में चेक भी कर सकते हैं अपने प्रश्न को हल करते समय। तो अब हमको क्या करना है, ये तो p और q के मान आए, जबकि हमको ज्ञात करने हैं x और y के मान। तो मैं ये p और q के मान यहां पर अलग से लिख देता हूं और इसको हटा देता हूं। p की वैल्यू भी 1/3 आई है और q की वैल्यू भी 1/3 आई है, तो हमारे पास क्या मिल गया भैया, देयरफॉर p बराबर 1/3 और q बराबर 1/3। अब आप इस बात पर ध्यान करो कि p दरअसल क्या था, p किसके बराबर था प्यारे बच्चों, इसके बराबर। तो दिस इंप्लाइज दैट 1/x - 1 बराबर 1/3, और q किसके बराबर था, 1/y - 2 बराबर q का मान भी 1/3 के बराबर है। अगर मैं इन दोनों समीकरणों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे हल करूं तो x - 1 × 1 और 1 × 3 ये किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर, और y - 2 भी किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। तो आप देखेंगे कि x का मान यहां पर कितना हुआ, 3 और 1 मिला के हो गया 4, और y का मान 3 और 2 मिला के हो गया 5। तो बड़ी आसानी से हमको x और y के मान यहां पर मिल गए।
पर कई बार आपको दो बार लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम इसमें हो सकती है कि पुनः जब आप यहां पर इसको आगे बढ़ाएं, इस तरह के, ये तो मात्र उदाहरण था, इस तरह की समस्या को आगे बढ़ाएं तो पुनः आपके पास लीनियर इक्वेशन मिल सकती है। तो दो बार आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ सकता है। तो उदाहरण इसमें काफी सारे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने एक्सरसाइज से पहले जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है उसमें एग्जांपल के फॉर्म में उनको भी सॉल्व करेंगे। और अब हम आपकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। द एक्सरसाइज इज, ये एक्सरसाइज है आपकी 3.6। तो आज के लिए आपके पास बहुत सारा काम है। एक तो आपको एक्सरसाइज 3.5 का जो क्वेश्चन 1 का रिमेनिंग पार्ट था, वो लास्ट क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट थे, वो आपको पूरे करने हैं और इसके साथ साथ ये कार्य भी दोहराना है। तो अब हमारे पास है एक्सरसाइज 3.6। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 1। क्या है पहला प्रश्न? दिया गया समीकरण युग्म, समीकरण तो है ही, दिया गया समीकरण युग्म, समीकरण युग्म आपको इस तरह से दिया है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, और दूसरी समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। इसको मैं नंबर 1 कह दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दूं। अब आप फिर विचार कीजिए, अभी उदाहरण पे चर्चा की हमने, आप देखिएगा कि ये भी रैखिक समीकरण नहीं है। x की घात ऋण 1 y की घात ऋण 1 माइनस पावर है x y, तो छोटा सा आपको प्रतिस्थापन विचार करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, माना प्रतिस्थापन आपको स्पष्ट दिख रहा है इसमें, 1/x की जगह हम कुछ भी मान लें, p q a b जो आपकी मर्जी है, मान लीजिए स्मॉल a मान लेते हैं, और 1/y की जगह हम स्मॉल b मान लेते हैं। 1 2 इसको थर्ड इक्वेशन कह दिया और इसको हमने फोर्थ इक्वेशन कह दिया। तो समीकरण 3 और 4 का प्रयोग 1 और 2 में करने पर इस तरह से आपको लिखना होगा। समीकरण 3 और 4 का प्रयोग किसमें करने पर? समीकरण 1 और 2 में करने पर। इन दोनों इक्वेशन में ये जो अभी आपको इक्वेशन आपने बनाई है सब्स्टिट्यूशन के लिए, उनका प्रयोग कीजिए। तो आपको क्या मिलता है देखिए, तो निश्चित रूप से आपको मिल गया 1/x की जगह आप लिखेंगे a, तो a/2 हो गया, प्लस 1/y की जगह आप लिखेंगे b, तो 1/3 इंटू 1/y है ना ये, तो ये b/3 आपके पास आ गया इक्वल्स टू 2। अब 4 इक्वेशन तक हो गई, इसको मैंने 5वीं कह दिया। इसी तरह इसमें सब्स्टिट्यूशन कीजिए, तो ये क्या हो गया, 1/x की जगह यहां पर a रखा तो a/3, प्लस 1/y की जगह आपने b रखा तो b/2 इक्वल्स टू 13/6। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। लेकिन अभी भी ये इक्वेशन आपको इस फॉर्म में नहीं है कि हम सरलता से इसमें एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कर सके। तो क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, हम पहली इक्वेशन में से 2 और 3 को एक साथ हटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हर में इस तरह की राशियां ना आए, नहीं तो इसको हल करने में दिक्कत होगी। तो हम इसको सरल बनाने के लिए 2 और 3 का लॉस ऑफ, यानी इस इक्वेशन को 6 से गुणा कर देते हैं सारी को। तो 2 और 3 दोनों के दोनों जब 6 से गुणा होंगे तो 2 से 6 कट जाएगा, 3 से भी 6 कट जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम भी 6 होता है। इसको भी आप पूरी की पूरी इक्वेशन को 6 से गुणा कर लीजिए। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, क्या लैंग्वेज बनानी है, समीकरण 5 व 6 को 6 से गुणा करने पर, संख्या 6 से गुणा करने पर, गुणन करने पर या गुणा करने पर जो भी आप लिखिए, तो हमारे पास किस रूप में आप इक्वेशन मिलेगी जब हम इसको 6 से गुणा कर लेंगे। तो देखिए 6 गुणा गया a/2 आएगा, तो 2 3 6, निश्चित रूप से ये हो गया 3a, ठीक है, प्लस b/3 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, तो ये 2b आ गया आपके पास। और इसी तरह से 2 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 2 छक्का हमारे पास 12 आ गया। इसी तरह से अब दूसरी इक्वेशन का नंबर आया, a/3 इंटू 6 करेंगे तो 3 दूना 6, यानी ये 2a रह जाएगा, प्लस b/2 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 2 3 6, ये 3b रह जाएगा, बराबर 13/6 को जब मैं पुनः 6 से गुणा करूंगा तो हमारे पास ये 13 ही रहेगा। अब ये इक्वेशन बन गई, रिलेशन नंबर 6 तक हो गई था, इसको मैं 7 कह देता हूं और इस इक्वेशन को 8 कह देता हूं। अब
आप मान लो इसमें एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना चाहें तो उसके लिए आपको ये इंश्योर होना था कि ए या बी का किसी एक का गुणांक क्या हो, समान हो। तो एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि का प्रयोग करने के लिए ना तो यहां ए का गुणांक समान है ना बी का गुणांक समान है। तो देखिए क्या कर लें, अब इक्वेशन 7 को पुनः गुणा कर लें। इसको मान लीजिए मैं 6 बनाना चाहता हूं तो 2 से गुणा कर देते हैं और इसको मैं 3 से गुणा कर लेता हूं। तो तब क्या आएगा, पुनः ये लैंग्वेज आप खुद लिख लें कि इस समीकरण नंबर 7 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 8 को 3 से गुणा करने पर। तो 2 से गुणा किया तो 2 तिया 6a प्लस 2 दुना 4b बराबर 12 दुना 24। 3 से गुणा करिए, 3 दुना 6a प्लस 3 तिया 9b प्लस 13 तिया 39। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया और देखिए ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया। और अब आपने एलिमिनेशन मेथड हम प्रयोग करना चाह रहे हैं तो इस वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है। तो ऋण चिन्ह कब आएगा, जब घटाएंगे। तो माइनस माइनस माइनस, सबके चिन्ह मैंने बदल दिए। आप यहां पर हेडिंग भी डाल सकते हैं कि विलोपन विधि से हम इसको हल कर रहे हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। 6a से 6a देखो प्यारे बच्चों कैंसिल हो गया, और -9b प्लस 4b, तो -9b प्लस 4b आप जानते हैं क्या हो गया, -5b इक्वल्स टू, यहां पर भी माइनस का बड़ा है, 24 छोटा है। तो 9 में से 4 कम करो, ये आया 5, और 3 में से 2 कम करो, ये आया 1, -15 आया। तो आप देखिए कि मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकता हूं। तो b क्या हो जाएगा, 15/5, 5 3 जा 15। तो इस प्रकार मुझे b का मान प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से b बराबर 3 अब कहां रख दीजिए आप, b बराबर 3 को हम 7वीं में भी रख सकते हैं, 8वीं में भी रख सकते हैं। तो b बराबर 3 किसमें रखने पर, समीकरण 7 में रखने पर, 7 ही में रख दीजिए। चलो इक्वेशन नंबर 7 में रखिए। तो ये है 7 इक्वेशन, b की जगह 3 रखा आपने, तो 3a प्लस 2b, b की जगह क्या 3 बराबर ये है 12। तो क्या आ गया है, 3a प्लस 3 दूना 6 बराबर 12। तो 3a का मान आया 12 में से उधर 6 घट गया, तो 12 में से 6 घटाने पे 6 रहा। तो आप देखिए कि a का मान हमारे पास प्राप्त होता है a इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू 6/3 यानी a बराबर 2। तो हमने क्या पाया, b बराबर 3 प्राप्त किया, b बराबर 3 प्राप्त किया और a बराबर 2 प्राप्त किया। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 आ गई। तो मैं यहां पर साफ कर देता हूं, ये ऊपर का अंश आपको ध्यान रखना है कि a की जगह हमको 2 मिला है और b की जगह 3 मिला है। तो देयरफॉर a बराबर 2, b बराबर 3, ये इसके बाद ये सब लिखा जाना है। अब किंतु हमारा a b आंसर नहीं है, हमको आंसर किसके फॉर्म में देना है, x और y के फॉर्म में देना है। तो पुनः किन समीकरणों का आप प्रयोग करेंगे, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, यानी कि a बराबर 2 था किंतु a 3 क्या कहता है कि a किसके बराबर है, 1/x के बराबर है। 1/x इसका मतलब a माने 1/x और a माने 2 माने 1/x का मान 2 हो गया फिर, और b माने 3 तो b की वैल्यू तो 1/y है, तो 1/y बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आती है, x इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/2 और y इक्वल्स टू 1/3। आप इसको इन्वर्टेंडो लगाना भी कहते हैं। जैसे मैं इसको पलट दूं तो x/1, तो इधर भी पलटना पड़ेगा। जब एक एक पद होता है तब ऐसा होता है। तो x/1 अर्थात x, ये 2 के बट्टे में 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/2। इसी तरह से आप तरह तरह से इस बात को समझा सकते हैं, चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहिए, चाहे और कोई उसके लिए शब्दावली का प्रयोग, तरीके का प्रयोग कीजिए। तो x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3 आई, यही हमारा आंसर है। आपने देखा होगा कि इसमें बस नई चीज कुछ भी नहीं है, हमको लीनियर इक्वेशन की तर्ज पर ही सॉल्व करना है। बस ये ध्यान देना है कि हमको उन इक्वेशन में कैसे प्रतिस्थापन किया जाए कि हम उनको किस रूप में लिख सकें, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, यानी उन युग्म को जो दिया गया युग्म है आप लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। बस ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रतिस्थापन महत्वपूर्ण है यहाँ। तो अब हम इसी क्वेश्चन के मान लो सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एक्सरसाइज का। इसका सेकंड पार्ट कहता है जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है, देखिए दिस इज
2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट वाई इक्वल्स टू, ये हो गया प्यारे बच्चों 2 के बराबर, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। और दूसरी इक्वेशन जो बनी वो 4 बटे अंडर रूट एक्स माइनस 9 बटे अंडर रूट वाई, 9 अपॉन अंडर रूट वाई, दिस इज इक्वल्स टू -1। ये इक्वेशन नंबर 2। 2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट वाई इक्वल्स टू 2 और 4 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 9 अपॉन अंडर रूट वाई इक्वल्स टू -1। अब आप देखिए कि यहां पर भी आप सब्स्टिट्यूशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम क्या रख लें, देखिए प्यारे बच्चों, माना आप 1 बटा अंडर रूट एक्स को ए लिख देते हैं और 1 बटा अंडर रूट वाई को बी लिख देते हैं। ये 1 2, इसको मैं इक्वेशन 3 कह दूं और इसको इक्वेशन 4 कह सकता हूं। तो अब इन प्रतिस्थापनों से समीकरण क्या लिखना है, 3 और 4 का प्रयोग किसमें करने पर, 1 और 2 में करने पर। ये आपने सब्स्टिट्यूशन किया तो अब आपको क्या मिलता है प्यारे बच्चों, देखो 1 बटा अंडर रूट एक्स की जगह ए आया तो 2a नहीं हो गया ए। इसी तरह से 3 गुना आ गया 1 बटा अंडर रूट वाई तो ये 3b हो गया बराबर 2 के बराबर आ गया। इसी तरह से ये हो गया 4a माइनस 9b बराबर -1। अब 1 2 3 4 तक हो गया, इसको 5वीं और इसको हमने 6वीं इक्वेशन कह दिया। मान लीजिए ए बी अब हमको हल करने एलिमिनेशन विधि, यानी मैं विलोपन विधि का प्रयोग करना चाहता हूं। तो विलोपन विधि के प्रयोग के लिए ए या बी का गुणांक बराबर होना चाहिए था, तो मैंने समीकरण 5 को किससे गुणा कर दिया, 2 से, ताकि ये भी 4 बन जाए, ये तो 4 है ही। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 5 को 2 से, संख्या 2 से गुणा करने पर, गुणन करने पर गुणा कीजिए भाई, क्या मिलता है, 2 दूना 4a प्लस 3 दूना 6b बराबर 2 दूना 4। और ये इक्वेशन हूबहू इसके नीचे लिख देनी है, 4a माइनस 9b बराबर -1। अब आपको घटाना पड़ेगा, तभी तो हमारा 4a से 4a कैंसिल हो गया। अब हमने गुणन करने पर आपने इस तरह से घटा दिया इसको, चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर भी डाल दो, ये हो गया इक्वेशन 7 और ये वाली इक्वेशन तो हमारी 6वीं इक्वेशन थी। तो अब हमने क्या किया, 7th इक्वेशन में से 6 इक्वेशन को घटाया, इक्वेशन 7 माइनस 6, ऐसा आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, सबके चिन्ह बदल दिए, देखिए प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, 4a से 4a कैंसिल हो गया, 9 6 ये हो गया 15b बराबर 4 और 1 प्यारे बच्चों 5 आ गया। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, b बराबर कितना आने वाला है, फिर 9 6 15 4 1 5, तो b बराबर आ गया 5 बटा 15। 5 बटा 15 को आप हल करेंगे, 5 एकम 5 5 3 15, 1 बटा 3, b का मान आया आपका 1 बटा 3। अब b बराबर 1 बटा 3 कहां रखना है, अब b बराबर 1 बटा 3 समीकरण किसमें रख दें, समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 में रखने पर रखिए भाई। तो b की जगह यानी 4a माइनस 9, b की जगह 1/3 बराबर -1, ये क्या हो गया, ये 3 3 जा 9, 4a माइनस 3 बराबर -1, यानी 4a बराबर 3 इधर गया तो प्लस का हो गया, 3 में से 1 कम करा 2, a बराबर 1 बटा 2, ये a का मान आ गया और ये हमारे पास b का मान था। तो अब हम अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई निकाल सकते हैं। तो एक देयरफॉर आप लैंग्वेज खुद लिख लेंगे आप, तो 1 बटा अंडर रूट एक्स का मान किसके बराबर हो गया, 1 बटा 2 के बराबर हो गया। 1 बटा अंडर रूट वाई का मान यानी b का मान ये किसके बराबर हो गया, 1 बटा 3 के बराबर हुआ, यानी अंडर रूट एक्स 2 आया, अंडर रूट वाई आपका 3 आया। दोनों तरफ वर्ग कर दो, इसको भी और इसको भी, तो अंडर रूट एक्स 2 है तो x क्या हो गया 4, अंडर रूट वाई 3 है तो y क्या हो गया 3 3 9। तो आपने देखा कि x का मान 4 और y का मान 9 इस तरह से हमको प्राप्त होता है। इसमें मैंने थोड़ा स्टेप्स कम लिखे हैं बोर्ड पे, नहीं तो बार बार साफ करने में फिर नेक्स्ट पे आपको दिक्कत हो सकती है चीजों को देखने में। तो जो लैंग्वेज वाला पार्ट है उसको आप स्वयं ऐड कीजिएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि इस एक्सरसाइज के इसी क्वेश्चन का कम से कम 3rd और 4th पार्ट, 2 पार्ट, इसके केवल आज के 2 पार्ट, कुछ एग्जांपल आपका होमवर्क है, असाइनमेंट है, और पिछली एक्सरसाइज का 3.5 का जो लास्ट वर्बल प्रॉब्लम था वो होमवर्क है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप बड़े आनंद के साथ, बड़े एंजॉयमेंट के साथ अपनी एक्सरसाइजेस को करेंगे। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।